ये चैप्टर की थ्योरी बहुत आसान है, जिसको नहीं समझ में आई तो समझ लेना वो गधा है, उसके लिए साइंस नहीं बनी। ठीक है, देखिए भैया, चैप्टर का नाम है भैया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, आप देखिए इस दुनिया में कोई सा भी सॉलिड है, यदि आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो ना, तो फोर्स लगाने के बाद वो सॉलिड क्या करता है, अपनी शेप और साइज में क्या करता है, चेंज लाता है। ठीक है, समझ गए? कोई सा भी सॉलिड है, चाहे वो कितना भी रिजिड क्यों ना हो, रिजिड समझते हो ना, रिजिड वो होता है जो कितना ही कठोर हो, कितना भी कठोर हो, यदि आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो अपनी शेप और साइज को वो चेंज करेगा ही करेगा। समझ गए? अब चेंज करेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या होगा, चेंज होगा। अगर वो अपने शेप और साइज को चेंज करता है तो उस चेंज की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन, समझ गए, और उस बॉडी की शेप और साइज क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, उसके अंदर मूवमेंट आएगी, और जहां पर फोर्स की वजह से मूवमेंट आती है उसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल। क्या कहते हैं उसे, मैकेनिकल। तो यहाँ पर हम वही पढ़ रहे हैं भैया। हाँ, थोड़ा सा ही फोर्स क्यों ना लगे, हाँ, कितना ही फोर्स लगाओ चेंज मिलेगा आपको। हो सकता है दिखे ना, विजिबल ना हो वो चेंज, हो सकता है वो चेंज विजिबल ना हो। जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक को दबाते हो, वो चीज आराम से दब जाती है और आपको दिखता भी है, लेकिन आप लोहे को दबाओ तो वो चीज दिखती नहीं है। क्या उसमें चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज विजिबल नहीं है। समझ गए भैया, बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। समझ गए? जो चेंज आता है आपके फोर्स की वजह से, उसके अंदर मूवमेंट होती है, बॉन्ड्स के बीच में सेपरेशन चेंज होता है, बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज होती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है भैया, चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है भैया, आज की क्लास में केवल थ्योरी होगी। ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सुन लीजिए, पहले ध्यान सुनिए, कॉपी इस चैप्टर के नोट्स लगातार हाथ तुरंत ही बनाने हैं, क्योंकि भैया इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर थ्योरी है। ठीक है, बहुत डेरिवेशन ना के बराबर है, डेरिवेशन है ही नहीं, एक आध डेरिवेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर यूज किया गया प्लास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ध्यान दीजिए भैया, इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, इलास्टिसिटी जानते हो, कच्छा जानते हो, कच्छा, कच्छे को आप खींचते हो, कच्छे की रबड़ खिंच जाती है, छोड़ते हो वापसी आती है। वो ऐसे वापसी इसलिए है क्योंकि वो इलास्टिक है। क्या है ये, इलास्टिक है। ठीक है, देखिए भैया, सुन लीजिए, आगे बढ़िए भाई, देखिए प्लीज टाइम मत खराब कीजिए मेरा। ठीक है, अब देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब होता है यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए, फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है। क्या होती है, डिफॉर्म, मतलब अपनी शेप और साइज में क्या करती है, चेंज ला देती है। ठीक है भैया, यदि आप फोर्स हटाते हो तो बॉडी यदि अपने आप को रिगेन कर लेती है। रिगेन मतलब, जैसे मान लीजिए ये असद है, ठीक है, इसके गाल अभी इस शेप में है, मैंने फोर्स लगा दिया, इसके गाल की शेप क्या होगी, चेंज होगी, दिख रही होगी आपको, चेंज होगी। ये क्या हो गया, मेरा जो फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है कि भैया इसकी जो फॉर्मेशन है उसको डिफॉर्म कर दिया, खराब कर दिया, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसके गाल को छोड़ा, इसके गाल ने वापसी अपनी शेप को रिगेन कर लिया। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसे, जो बॉडी इलास्टिक होती है वो अपनी शेप को डिफॉर्म करने के बाद क्या करती है भैया, रिगेन कर लेती है। स्प्रिंग, स्टील का फुट्टा, ये सब चीजें क्या है भैया, इलास्टिक बॉडी है। ठीक है भैया, क्योंकि ये डिफॉर्म करने के बाद, फोर्स हटाने के बाद, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद ये अपने आप को रिगेन कर लेती है। एक होती है प्लास्टिक बॉडी, जिसको अगर आप जिसके ऊपर आप फोर्स लगाओ और वो बॉडी अपनी शेप को रिगेन ना कर पाए। जैसे गोबर है, गोबर अभी जब भैंस के अंदर से निकलता है तो एकदम सही रहता है, और जैसे इसके ऊपर पैर रखते हैं, क्यों, वो अपने आप को रिगेन क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो प्लास्टिक बॉडी। क्या है ये, और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे। उसके बाद आते हैं भैया डिफॉर्मिंग फोर्स, तो मैंने बता दिया वो फोर्स, भाई प्लीज ध्यान दीजिए भैया, डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जो बॉडी की शेप और साइज को क्या करे, चेंज कर दे, लगने के बाद क्या करे, चेंज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं भैया। और ये ध्यान रखना, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर मोशन नहीं होती, बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती, केवल बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है भैया, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है, केवल बॉडी की मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को चेंज करता है, बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कराता। फिर भैया इलास्टिसिटी बता दिया, इलास्टिसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा बॉडी अपने आप को क्या करती है भैया, रीगेन कर लेती है। डिफॉर्म करने के बाद जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, बॉडी अपने आप को क्या करेगी, रिफॉर्म कर लेगी। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है भैया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, तो देखिए भैया, कई बॉडी ऐसी होती है जिसको टेढ़ा करो, थोड़ा सा सीधा होंगी,
फिर जाके मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगी। मतलब समझ रहे ना, आपने फोर्स लगाया सीधी थी एकदम, ठीक है, फोर्स लगाया और हटा दिया तो भैया थोड़ा बहुत टेढ़ापन आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है भैया। लेकिन कुछ ऐसी बॉडी होती है जिसको आप टेढ़ा करो और वापसी छोड़ो तो वैसी बिल्कुल एकदम 100% हो जाती है, ठीक है, समझ गए, जो अपने आप को 100% रीगेन कर ले, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जो अपने आप को 100% रीगेन कर लेती है, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। 100% और तुरंत, ठीक है, पूरी तरह से और तुरंत जो बॉडी अपने आप को रीगेन कर लेती है, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपने आप को 100% और जल्दी से रीगेन कर ले, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है भैया, कोई कितनी भी इलास्टिक हो लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है फोर्स लगाने के बाद, ठीक है भैया। आपको ना दिखे वो बात अलग है, लेकिन अंदर की तरफ क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी आई जाएगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, समझ गए बेटा। फिर आता है भैया परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो बताया भैया जो अपनी शेप को रिगेन ना कर पाए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसकी शेप और साइज चेंज होगी, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया लेकिन बॉडी ने अपने को पूरी तरीके से रिगेन नहीं कर पाया, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। फिर आता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाओ फोर्स हटाओ वो 1% भी अपने आप को रिगेन ना कर पाए, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, पुट्टी। ये पुट्टी होती ना, और पुट्टी से मिलता जुलता वो जो है वो भी, ठीक है, ठीक है, और गोबर, ये सब क्या है भैया, और वैक्स, जानते हो ना, मोम, मोम वैक्स मतलब मोम, पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो मोम भी क्या है भैया, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जैसा करोगे वो मोम की मोमबत्ती लेना, उसको ऐसे करना, वो टेढ़ा हो जाएगा, वो अपने आप को रिगेन नहीं कर पाएगा। मिट्टी के खिलौने, समझ गए भैया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कह रखा है कि इस ब्रह्मांड में ना तो कोई चीज परफेक्टली प्लास्टिक है ना परफेक्टली, मतलब कहने का है कि यदि बॉडी को आप देखोगे कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक कह रहे हो तो नहीं, वो परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपने आप को रिगेन करेगी ही करेगी। और कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है तो उसको परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इस ब्रह्मांड में जितनी बॉडी है वो इन दोनों के बीच में ही अलाई करती है, परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक के बीच में, समझिए भैया। अगर किसी बॉडी की इलास्टिसिटी कम होती है तो उसकी प्लास्टिसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और किसी बॉडी की प्लास्टिसिटी कम होती है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, समझिए भैया। अच्छा, कोई बॉडी अपने आप को रिगेन क्यों करती है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपने आप को रिगेन कर रही है, क्यों कर रही है रिगेन? तो भैया इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इस वक्त हम आप या यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो आइडियल सेपरेशन है। क्या है वो, आइडियल सेपरेशन। उस सेपरेशन पर मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लगता। फोर्स नहीं लगेगा इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी नहीं है, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी, ठीक है भैया, वो स्टेबल है। जिसके पास एनर्जी नहीं होती वो स्टेबल होता है। यदि आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, चाहे उसको खींचो चाहे उसको दबाओ, ठीक है, दोनों ही केस में आप फोर्स लगा रहे हो। यदि आप फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, है ना, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, और जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो भैया बॉडी की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। और कोई भी चीज इस दुनिया में स्टेबिलिटी हमेशा क्या करेगा, स्टेबल ही रहना चाहता है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक ये रख दिया मार्कर, ठीक है, अब इस मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो मार्कर यहाँ पे रहेगा क्या, कहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि ये इस वक्त क्या अनस्टेबल है। क्या है ये, अपनी स्टेबिलिटी को खुद एक्वायर करेगा और क्या करेगा, जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके कहाँ आएगा, नीचे। और जैसे ये नीचे आया ये इसकी एनर्जी सारी क्या होगी, खत्म होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो ऐसे ही होता है जैसे आप कोई बॉडी है, ठीक है, वो अपनी शेप में है यानी उसके पास एनर्जी क्या है, मिनिमम है। कोई बॉडी अपनी शेप में, इसका मतलब उसके पास एनर्जी क्या है, मिनिमम है। जैसे ही आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, अत्यधिक फोर्स नहीं लगाना है, अधिक फोर्स लगा दोगे तो बॉडी की, समझ गए, ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। एक उस ऐसी की तैसी लिमिट से पहले जो लिमिट होती है उसी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं, एक ऐसी की तैसी लिमिट क्या होती है भैया, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उसके नीचे नीचे फोर्स लगाना है आपको, उसके वहां तक नहीं जाना, समझ गए भैया, किसकी लिमिट तक, ऐसी की तैसी लिमिट तक, ठीक है भैया, मतलब इलास्टिक लिमिट तक, समझ गए बेटा, बाबू समझे, समझ में आ रहा है आपको, ठीक। देखिए भैया सुन लीजिए, तो भैया हमने क्या किया, बॉडी स्टेबल थी, अपनी शेप में पड़ी थी, शेप में पड़ी थी इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। जमीन पे पड़ा हुआ पत्थर स्टेबल है भैया, अपनी अपना आप पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। अब आप में चूल मची,
आपने क्या किया, उसमें उंगली कर दी, उंगली करने से क्या हुआ, उस बॉडी के ऊपर क्या लगा, फोर्स। यदि मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करते हो तो इसका मतलब आप उसको एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो, और जब उसके अंदर आप एनर्जी ट्रांसफर करोगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन चेंज हुआ ना, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। और जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो उस मॉलिक्यूल का तो वो बॉडी अपनी स्टेबिलिटी को फिर बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी, फिर बढ़ाएगी। तो जहां जैसे आई थी वहीं पे वापसी, जो एनर्जी देने की वजह से वो टेढ़ी हुई थी, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो क्या हुई, वापसी ले आती है, उस एनर्जी को खर्च कर देती है, बॉडी फिर क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। इसीलिए कोई बॉडी क्या होती है, अपने आप को रीगेन कर पाती है। समझ गया भैया। आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको इतना खींच देना है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज्यादा सेपरेशन आ जाए कि वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाए, बाहर चले जाए। ठीक है, जब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाएंगे तो फिर वो कभी भी अपने आप को रीगेन नहीं कर सकते। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिक लिमिट। समझ गया। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वही वही आपको कॉपी करना है, साथ साथ में नोट्स बना ले भैया, जल्दी देखते हैं भैया। ठीक है, तो भैया पहले ये वाला पेज है, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, सुन लीजिए, अभी करना है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ठीक है भैया, ये पूरा ही करना है आपको। ठीक है, बहुत साधारण लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, सब समझ में आएगा भाई। प्लीज देखिए, फिर है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज नाइदर फ्री टू मूव और नॉट टू रोटेट। वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो ना तो मूव करने के लिए फ्री है और ना ही रोटेट करने के लिए फ्री है, मतलब वो फिक्स है एक जगह पर। क्या है, तो ऐसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है भैया, सेपरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है भैया, इसकी वजह से बॉडी क्या होती है भैया, बॉडी की शेप, वॉल्यूम वगैरह क्या होती है भैया, चेंज हो जाती है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कौन सा फोर्स, द फोर्स विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। वो फोर्स जो बॉडी की शेप और साइज को क्या करे भैया, चेंज कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जो सुन लीजिए, अगला क्या भैया, प्लीज देखिए, इलास्टिसिटी। इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ deforming force is said to be elastic body. It's said to be elastic body, and the property is called it is said के बाद इसके बाद इलास्टिसिटी। समझ गया भैया। ओए, कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा। देखिए भैया, आगे बढ़ते भैया। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है भैया, अगली डेफिनेशन है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो अपने आप को पूरी तरह से रिगेन कर ले और तुरंत रिगेन कर ले, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी हमारे पास केवल यहाँ पर 2 ही 3 है, उसमें से एक का एग्जांपल रखा है क्वार्ट्ज फाइबर। क्या है, अब देखो कहाँ लगता है ये क्वार्ट्ज फाइबर। आपको बता दूं, पहले घड़ी आती थी, हाँ, अब बुजुर्ग लोग पहनते थे, क्वार्ट्ज लिखा होता था, वो क्वार्ट्ज घड़ी नहीं होती। ठीक है, क्वार्ट्ज मटेरियल होता है। ठीक है, तो जो बुजुर्ग पहनते थे ना, उसमें वो चाबी वाली घड़ी होती थी। ऐसा चाबी भरते थे, चाबी भर देते थे, उसके बाद फिर वो घड़ी अपने आप चलती, सेल से नहीं चलती थी। किसी ने देखी वो घड़ी, वो HMT की घड़ियां होती थी। ठीक है, अब तो HMT कंपनी बंद होगी। ठीक है, तो आपने सुना भी नहीं होगा HMT कंपनी क्या होती है। ठीक है भैया, बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम की, बहुत सबसे महंगी घड़ियां उसी की आती थी, अब तो बंद होगी। ठीक है, तो भैया उसमें जो स्प्रिंग लगती थी ना, वो स्प्रिंग जिस मटेरियल की, क्योंकि चाबी बार बार भरी जा रही है तो स्प्रिंग पे लगातार बार बार क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लगेगा तो अगर नॉर्मल चीज होगी तो क्या होगी, डिफॉर्म हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए उसको अच्छे मटेरियल से बनाया जाता है जो अपने आप को रिगेन कर लेता है, उसी का नाम क्या होता है, क्वार्ट्ज फाइबर। ये अपने आप को परफेक्टली रिगेन कर लेता, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी आएगी आएगी। अभी भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, क्वार्ट्ज फाइबर तो है, लेकिन HMT एग्जिस्ट नहीं करती है। घड़ियां अभी भी होंगी, और घड़ी होंगी तो अभी भी चल रही होंगी, पक्की बात है। चाबी भरो, घड़ी चलेगी। ध्यान दीजिए भैया। फिर आता है भैया प्लास्टिक बॉडी। क्या आता है, तो बताया था भैया, इफ अ बॉडी अंडरगोस does not regain its original size and shape even after the removal of deforming force is said to be plastic body. Property is called plasticity. ठीक है भैया, तो ये हो गया एग्जांपल है भैया। एग्जांपल में पीस ऑफ च्युइंगम, च्युइंगम देखा, च्युइंगम ऐसा खींच देते हो, ऐसा खा के ऐसे खींच दो तो फैल जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत रिगेन करती है। देखा होगा, थोड़ा बहुत श्रिंक करती है वो,
लेकिन पूरी तरह से सिंक नहीं कर पाती। देखा आपने, चिंगम खाई है कभी आपने? तो चिंगम खाई होगी तो हाथ में ली होगी कहीं बचपन में, तो खींचा खाचा होगा। बेटा तुझे तो पता ही नहीं होगा, बाकियों को पता है। ठीक है, ये उसके बाद में और प्लीज बोली नहीं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, जो बॉडी अपने आप को क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक जो अपने आप को अपने आप को रीगेन बिल्कुल भी रीगेन ना कर ना कर पाए, डज नॉट शो ए tendency to regain after the removal of deforming force said to be plastic body. Putty and paraffin wax are nearly perfectly plastic body. और ये ध्यान रखना, ओए बोलिए मत, no body is perfectly elastic or perfectly plastic, ठीक है? All the bodies found in nature in lies in between these two limits. सारी की सारी बॉडी क्या होती है? इसी लिमिट में लाई करती है। समझ गया भैया? तो फटाफट जल्दी करो। हाँ भाई, जितना कर रहा है अंडरलाइन। कोई बॉडी अपने आप को रीगेन क्यों करती है? देखिए, कोई बॉडी अपने आप को डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद रीगेन क्यों करती है? रीगेन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद कोई बॉडी अपने आप को रीगेन क्यों करती है? सुन लीजिए भैया, ये मेन पॉइंट है, ठीक है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसके। ये एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है? ये आर नॉट डिस्टेंस बना रहा हूं, इसे कहते हैं भैया न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट बोल दिया मैंने इसको, ठीक है? इस केस में एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। ये यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी ठीक, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। देखिए भैया, सुन लीजिए, मैंने बोला भैया न्यूट्रल पॉइंट है आर नॉट, ठीक है? इस पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या है? ये यू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? और ऊपर क्या है भैया? पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? जब सेपरेशन ये रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पता नहीं क्या है, इस वाले नोट पे हो गया दिक्कत। ये एनर्जी क्या होती है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम एनर्जी रहती है, मतलब ज्यादा नेगेटिव रहेगी। ज्यादा नेगेटिव मतलब कम एनर्जी, तो ये सेपरेशन रहता है। आप क्या करते हो? खींचते हो। आप क्या कर रहे हो? मॉलिक्यूल्स के, देखिए सेपरेशन आर नॉट था, आर नॉट से बढ़ाना तो आपको खींचना पड़ेगा, और जब खींचोगे तो आर नॉट से सेपरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। ऊपर जाने का मतलब क्या है भैया? लेस नेगेटिव मतलब बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी, लेस नेगेटिव मतलब बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी। और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी, ठीक है भैया? तो इधर जाने पर ध्यान दीजिए, इधर जाने पर क्या क्या हो रहा है? आर इंक्रीज हो रहा है, आर, ठीक है? आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम किया जा रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन दी, क्या हो रहा है? सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्योंकि किसी चीज को खींचोगे तो क्या अपने आप खिंच जाती है? क्या खींचना पड़ता है भैया। और स्टेबिलिटी क्या हो रही है भैया? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है? तो भैया कोई बॉडी की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो भैया वो क्या करेगी? अपनी स्टेबिलिटी को फिर क्या करेगी? बढ़ाएगी, और वापसी क्या होगी? सो इट रिगेन
so it regain by itself, ये अपने आप को क्या करेगी, अपने आप रिगेन करेगी। किस एनर्जी का इस्तेमाल करेगी, ये जो एनर्जी बढ़ी है, ये जो एनर्जी बढ़ी है ना, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करेगी, रिगेन कर लेगी। जो एनर्जी इसके अंदर बढ़ी थी वो क्या होगी, खर्च हो गई, बॉडी फिर क्या होगी, स्टेबल होगी। समझ गए। अब आर नॉट से ये तो हुआ एक्सपेंशन, ये क्या था भैया, एक्सपेंशन। जब आपने एक बॉडी को खींचा, एक्सपेंशन किया, ठीक है, बॉडी के अंदर जब एक्सपेंशन हुआ तो ये सब चीजें हुई थी। अब आप बॉडी को कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यानी आइडियल डिस्टेंस जो कि आर नॉट है, इसे कहते हैं आइडियल डिस्टेंस, आइडियल डिस्टेंस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में आइडियल डिस्टेंस था। तो भैया अब आप कर रहे हो एक्सपेंड, क्या कर रहे हो भैया, सॉरी कम, एक्सपेंड तो कर दिया आपने, एक्सपेंशन हो गया। आप कंप्रेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको बता दूं भैया, कंप्रेस करोगे तो भी आप सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे। जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अब स्टेबिलिटी घट रही है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगी, जो एनर्जी बढ़ी है उसी का इस्तेमाल करके दोबारा से क्या होगी, वहीं पे आ जाएगी। फिर दोबारा से बढ़ती, जब आप डिस्टेंस को कम करने लगे, ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इधर आ रहे हो तो आर क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। आर क्या कर रहे हो, इस केस में भी आपकी पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी फिर क्या हो रही है, स्टेबिलिटी एबिलिटी फिर क्या हो रही है भैया, डिक्रीज हो रही है। सो बॉडी रिगेन, so body regain itself बस हो गया, बाय यूजिंग एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। जो उसके अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है ना, उसी का यूज करके क्या होगी, अपने आप को बाय यूजिंग एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। तो हाँ, अब तूने वर्क जो किया डिफॉर्मिंग, अभी बता रहा हूँ, यूजिंग एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल बाय यूजिंग यूजिंग एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट ये ग्राफ बना लो, जो मैं इससे पहले सेव कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, आर है न्यूट्रल पॉइंट, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, आइडियल डिस्टेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है भैया, अभी बंद मत कर, कॉपी कर इसको, नॉनसेंस कहीं का। मतलब पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में ये ऐसे ऑपरेशन था, तो पोटेंशियल एनर्जी का दिया पर मिनिमम थी, स्टेबिलिटी का दिया, तो घटा या बढ़ा, ये बढ़ा।